दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपदेशा क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं दोस्तों, उसके तहत हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दोस्तों हम देखेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो हमारे पूर्व वर्षों के प्रश्न हैं उनको हम ध्यानपूर्वक कवर कर लेंगे। इस सीरीज में दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी आईएएस प्रीलिम से पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे पूछे गए हैं उनको हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में 2020 में जो हमारा पूछा गया प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर दोस्तों IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस संदर्भ में कह रहा है कि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। क्या है? कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक कि भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर दोस्तों IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते जबकि अन्य इस सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं रखे जाते। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। क्या है? कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए साथ ही में दोस्तों प्रश्न की व्याख्या भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कह रहा है कि भारत सरकार ने फरवरी 2019 में निर्णय लिया है कि कुछ नए परमाणु रिएक्टरों को यूरेनियम की विदेशी आयात से आपूर्ति सुनिश्चित होने के बाद ही IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखने के विषय में विचार किया जाएगा। अतः विकल्प भी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत सरकार ने फरवरी 2019 में निर्णय लिया है कि कुछ नए परमाणु रिएक्टरों को यूरेनियम की विदेशी आयात से आपूर्ति सुनिश्चित होने के बाद ही IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखने के विषय में विचार किया जाएगा। अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार और पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने फरवरी 2019 में निर्णय लिया है कि कुछ नए परमाणु रिएक्टरों को यूरेनियम की विदेशी आयात से आपूर्ति सुनिश्चित होने के बाद ही IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखने के विषय में विचार किया जाएगा। अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2018 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। 2018 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है, यानी कि थार्ड के बारे में दोस्तों पूछ रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में उल्लिखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है, यानी कि थार्ड के बारे में पूछ रहा है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है यह। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है कि कभी कभी दोस्तों समाचार में उल्लिखित हमारा टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, कभी कभी समाचार में उल्लिखित दोस्तों टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे हम थार्ड भी कहते हैं, क्या है? तो याद रखें दोस्तों हमारा अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिएगा। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस या थार्ड दोस्तों पूर्व में थिएटर हाई एल्टीट्यूड डिफेंस एक अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे कम, मध्यम और मध्यवर्ती रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने टर्मिनल चरण यानी कि दोस्तों अवरोहण या पुनः प्रवेश में नष्ट करने के लिए बनाया गया है। फिर देखिएगा, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस या जिसे दोस्तों हम थार्ड भी कहते हैं, पूर्व में थिएटर हाई एल्टीट्यूड डिफेंस एक अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे कम, मध्यम और मध्यवर्ती रेंज वाली क्या है दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने टर्मिनल चरण क्या है दोस्तों अवरोहण या पुनः प्रवेश में नष्ट करने के लिए दोस्तों बनाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के दोस्तों क्या है स्कड मिसाइल हमलों के अनुभव के बाद थार्ड को दोस्तों विकसित किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड दोस्तों क्या है एरिया डिफेंस या जिसे हम लोग थार्ड भी कहते हैं, पूर्व में दोस्तों कह रहा है कि थिएटर हाई एल्टीट्यूड डिफेंस एक अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे कम, मध्यम और मध्यवर्ती रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने टर्मिनल चरण यानी कि दोस्तों अवरोहण या पुनः प्रवेश में नष्ट करने के लिए बनाया गया। और 1991 में दोस्तों खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के स्कड मिसाइल हमलों के अनुभव के बाद दोस्तों थार्ड को विकसित किया गया। ठीक है, चलिए
इस प्रश्न की जो आगे कुछ व्याख्या दी गई है उसको भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या रहा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि हमारा टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस या थर्ड पूर्व में थिएटर हाई एल्टीट्यूड डिफेंस एक अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे कम, मध्यम और मध्यवर्ती रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने टर्मिनल चरण, अवरोहण या पुनः प्रवेश में नष्ट करने के लिए बनाया गया। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के स्कड मिसाइल हमलों के अनुभव के बाद थार्ड को विकसित किया गया। ठीक है, चलिए 2016 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी से, कि कह रहा है कि INS अस्त्रधारणी का, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। क्या है? टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान, यानी कि क्या है, फिर देखिएगा, टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति रिकवरी जलयान है हमारा क्या दोस्तों, INS अस्त्रधारणी। फिर देखिएगा, INS अस्त्रधारणी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है। ठीक है, इस पॉइंट को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखते हैं क्या कह रही है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यह दोस्तों टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है 6 अक्टूबर 2015 को विशाखापट्टनम स्थित नौसैनिक बेस में एक समारोह में टारपीडो लॉन्च एवं रिकवरी पोत INS अस्त्रधारणी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया। यह नौसेना का प्रथम ऐसा टारपीडो लॉन्च एवं रिकवरी पोत है जो पूरी तरह स्वदेश में डिजाइन व निर्मित किया गया। यह पोत INS अस्त्रवाहिनी का उन्नत स्थानापन्न, यानी कि दोस्तों एडवांस रिप्लेसमेंट है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है कि यह टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है 6 अक्टूबर 2015 को विशाखापट्टनम स्थित नौसैनिक बेस में एक समारोह में दोस्तों टारपीडो लॉन्च एवं रिकवरी पोत, यानी कि INS अस्त्रधारणी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया। यह नौसेना का प्रथम ऐसा टारपीडो लॉन्च एवं रिकवरी पोत है जो पूरी तरह दोस्तों स्वदेश में डिजाइन व निर्मित किया गया। यह पोत दोस्तों INS अस्त्रवाहिनी का उन्नत क्या है, हमारा स्थानापन्न, यानी कि एडवांस दोस्तों रिप्लेसमेंट है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2014 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 2014 में जो हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी से पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, ठीक है, पढ़ेंगे दोस्तों 2014 में पूछे गए डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न को। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों अग्नि 4th प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं? ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि अग्नि 4th प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं? ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह धरातल से धरातल पर मार करने वाला दोस्तों क्या है, एक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता। तीसरा कह रहा है कि यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि अग्नि 4th प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, यह कि यह धरातल से धरातल पर मार करने वाला क्या है, हमारा प्रक्षेपास्त्र है। जबकि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल गलत दिए गए हैं। जो कह रहा है कि इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, तो यह पॉइंट भी हमारा गलत है। और तीसरा जो कह रहा है कि यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है, यह भी पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, पहला पॉइंट जो कह रहा है कि यह धरातल से धरातल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। और प्रश्न कह रहा था कि अग्नि 4th प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखें कि अग्नि 4th अग्नि श्रृंखला की क्या है दोस्तों, हमारी चौथी मिसाइल है जिसे अग्नि 3rd प्राइम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मारक क्षमता 2500 से 3500 किलोमीटर तक है। यह 1 टन के वारहेड को वहन कर सकती है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है तथा इसमें दोस्तों ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसे सड़क मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। ठीक है, अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है तथा यह पारंपरिक और परमाणु आयुधों को ले जाने की क्षमता रखती है। ठीक है, अग्नि प्रक्षेपास्त्र के विभिन्न संस्करण हमारे दोस्तों निम्नलिखित है, जिसको अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले एक बार फिर पढ़ेंगे कि अग्नि 4th अग्नि श्रृंखला की चौथी मिसाइल है जिसे अग्नि 3rd प्राइम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मारक क्षमता 2500 से 3500 किलोमीटर तक है। यह 1 टन के वारहेड को वहन कर सकती है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है तथा इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसे सड़क मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। ठीक है, अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है तथा यह पारंपरिक और परमाणु आयुधों को ले जाने की क्षमता रखती है। ठीक है, अग्नि
अग्नि प्रक्षेपास्त्र के विभिन्न संस्करण निम्नलिखित है। चलिए दोस्तों हम विभिन्न संस्करणों को भी देख लेते हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, जो कि 2014 में हमारा पूछा गया था। चलिए आगे भी कुछ इस प्रश्न की व्याख्या दी गई है, उसको भी हम ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। देखते रहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्नि फर्स्ट के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। अग्नि फर्स्ट के बारे में कह रहा है कि इसकी मारक क्षमता दोस्तों 700 से 1250 किलोमीटर है। क्या है, कह रहा है कि इसकी मारक क्षमता दोस्तों क्या है, 700 से हमारा 1250 किलोमीटर है। और अग्नि फर्स्ट में दोस्तों क्या है, SLV-4 रॉकेट का प्रयोग किया गया, जिसके प्रथम चरण में ठोस एवं दूसरे चरण में तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है। देखिएगा कह रहा है अग्नि फर्स्ट के बारे में कि इसकी मारक क्षमता 700 से 1250 किलोमीटर है। अग्नि फर्स्ट में दोस्तों SLV-4 रॉकेट का प्रयोग किया गया, जिसके प्रथम चरण में दोस्तों ठोस एवं दूसरे चरण में तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है। फिर देखिएगा अग्नि फर्स्ट मिसाइल के बारे में कह रहा है कि इसकी मारक क्षमता दोस्तों 700 से 1250 किलोमीटर है। अग्नि फर्स्ट में दोस्तों याद रखें SLV-4 रॉकेट का प्रयोग किया गया, जिसके प्रथम चरण में ठोस एवं दूसरे चरण में तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अग्नि सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा कह रहा है कि यह भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर से भी अधिक। इस प्रक्षेपास्त्र को पहली बार चल प्रक्षेपण यानी कि मोबाइल लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया, अतः दोस्तों परिवहनशीलता के कारण इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। फिर देखिएगा अग्नि सेकंड के बारे में कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है हमारा कि अग्नि सेकंड यह भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। इस प्रक्षेपास्त्र को पहली बार चल प्रक्षेपण यानी कि मोबाइल लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया, अतः परिवहनशीलता के कारण इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अग्नि थर्ड के बारे में जो जानकारी दी गई है दोस्तों, उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अग्नि थर्ड के बारे में, ठीक है। देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि यह भारत द्वारा विकसित लंबी दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है और इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, तथा यह प्रक्षेपास्त्र हमारा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, आवश्यकता पड़ने पर इसकी मारक क्षमता को 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। फिर देखिएगा अग्नि थर्ड के बारे में कह रहा है कि यह भारत द्वारा विकसित दोस्तों लंबी दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है तथा यह प्रक्षेपास्त्र परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, आवश्यकता पड़ने पर इसकी मारक क्षमता को 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अग्नि दोस्तों फिफ्थ मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अग्नि फिफ्थ मिसाइल के बारे में क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि इसका परीक्षण हो जाने से भारत क्या है हमारा, देखें ध्यानपूर्वक, कि इसका परीक्षण हो जाने से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाला राष्ट्र बन गया। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। फिर देखिएगा कह रहा है कि अग्नि फिफ्थ दोस्तों इसका परीक्षण हो जाने से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाला राष्ट्र बन गया और इसकी मारक क्षमता दोस्तों याद रखें 5000 किलोमीटर से अधिक है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे भी देखेंगे। कह रहा है हमारा अग्नि फर्स्ट यानी कि MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की है। अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ दोस्तों IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की है, जबकि अग्नि फिफ्थ व अग्नि क्या है दोस्तों हमारे सिक्स्थ ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा अग्नि फर्स्ट कह रहा है दोस्तों MRBM यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की है। अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ हमारी IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की है, जबकि दोस्तों हमारा अग्नि फिफ्थ व अग्नि सिक्स दोस्तों ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अग्नि सिक्स के बारे में क्या कह रहा है, देखिएगा ICBM श्रेणी का प्रक्षेपास्त्र है यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी का यह क्या है दोस्तों, प्रक्षेपास्त्र है और यह 4 चरण वाली ठोस ईंधन तकनीक से युक्त है। यह प्रक्षेपास्त्र दोस्तों 3 टन के वॉरहेड के साथ 8000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है, ठीक है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है। अग्नि सिक्स के बारे में कह रहा है कि ICBM श्रेणी का प्रक्षेपास्त्र है, यह 4 चरण वाली ठोस ईंधन तकनीक से युक्त है। यह प्रक्षेपास्त्र हमारा 3 टन के वॉरहेड के साथ 8000 किलोमीटर की दूरी तक क्या दोस्तों मार कर सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे दोस्तों क्या है हमारी अन्य नवीन प्रौद्योगिकियां, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अदर न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। 2023 में जो पूछा गया प्रश्न है इस टॉपिक से देखेंगे, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तहत ये सारे टॉपिक्स दोस्तों हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा 2023 में पूछा गया पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए, उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने और इस्पात संयंत्र, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है, ठीक है।
ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि उर्वरक संयंत्र, दूसरा कह रहा है कि तेल शोधक कारखाने, तीसरा कह रहा है दोस्तों इस्पात संयंत्र। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं, उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने और इस्पात संयंत्र। ठीक है, फिर देखिएगा एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। पहला है उर्वरक संयंत्र, दूसरा है तेल शोधक कारखाने, तीसरा है इस्पात संयंत्र। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखिए इसकी क्या कह रहा है। देखिए कह रहा दोस्तों हरित हाइड्रोजन। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रोजन दोस्तों प्रमुख औद्योगिक ईंधन है जिसके अमोनिया एक प्रमुख उर्वरक, स्टील, रिफाइनरियों और विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं। फिर देखिएगा हाइड्रोजन हमारा प्रमुख दोस्तों औद्योगिक ईंधन है। ठीक है, जिसके अमोनिया एक प्रमुख उर्वरक, स्टील, रिफाइनरियों और विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं। फिर देखिएगा हाइड्रोजन प्रमुख औद्योगिक ईंधन है जिसके दोस्तों अमोनिया एक प्रमुख उर्वरक, स्टील, रिफाइनरियों और विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार के, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है हमारे अनुप्रयोग हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के आगे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट दोस्तों हमारे दिए गए हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग देखते रहिए। चलिए ध्यानपूर्वक दोस्तों हम पढ़ते हैं क्या दिए गए हैं अदर पॉइंट। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है हमारा ध्यानपूर्वक देखें, हालांकि कह रहा है कि इस प्रकार निर्मित सभी हाइड्रोजन को तथाकथित ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता क्योंकि इनके उत्पादन में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग दोस्तों होता है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि हालांकि इस प्रकार निर्मित सभी हाइड्रोजन को दोस्तों तथाकथित ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है क्योंकि इनके उत्पादन में दोस्तों ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है लेकिन जब विद्युत धारा जल से गुजरती तो यह दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इसे मूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में खंडित करती। यदि इस प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाले विद्युत का स्रोत दोस्तों पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत हैं तो इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, लेकिन जब विद्युत धारा जल से गुजरती है तो यह इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इसे मूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में खंडित करती है। ठीक है, यदि इस प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत का स्रोत पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत हैं तो इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की आवश्यकता, पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की आवश्यकता, पहला पॉइंट पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है कि हरित हाइड्रोजन विशेष रूप से दोस्तों क्या है, हमारा शून्य उत्सर्जन के साथ ऊर्जा के सबसे स्वच्छ स्रोतों में से एक है। फिर देखिएगा हरित हाइड्रोजन विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन के साथ ऊर्जा के सबसे स्वच्छ स्रोतों में से एक है। इसका उपयोग दोस्तों कारों के लिए ईंधन सेल के रूप में या उर्वरक और इस्पात निर्माण जैसे अत्यधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों में किया जा सकता है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की आवश्यकता, पॉइंट देखें, पहला पढ़ेंगे। कह रहा है कि हरित हाइड्रोजन विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन के साथ ऊर्जा के सबसे स्वच्छ स्रोतों में से एक है। इसका उपयोग दोस्तों कारों के लिए ईंधन सेल के रूप में या उर्वरक और इस्पात निर्माण जैसे अत्यधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों में किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि हरित हाइड्रोजन वातावरण में CO2 के उत्पादन के बिना कच्चे तेल के डी सल्फराइजेशन में सहायता कर सकता है। फिर देखिएगा हरित हाइड्रोजन वातावरण में CO2 के उत्पादन के बिना कच्चे तेल के क्या है दोस्तों, डी सल्फराइजेशन में सहायता कर सकता है। इसलिए यह एक दोस्तों स्वच्छ ऑन साइट हरित हाइड्रोजन आपूर्ति प्रदान कर सकता है जो रिफाइनिंग प्रक्रिया को विकार्बनित करेगा और उत्सर्जन को कम करेगा। फिर देखिएगा कह रहा है कि हरित हाइड्रोजन वातावरण में CO2 के उत्पादन के बिना कच्चे तेल के डी सल्फराइजेशन में सहायता कर सकता है। इसलिए यह एक स्वच्छ ऑन साइट हरित हाइड्रोजन आपूर्ति प्रदान कर सकता है जो रिफाइनिंग प्रक्रिया को विकार्बनित करेगा और उत्सर्जन को कम करेगा। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 2023 में पूछे गए दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2023 में पूछा गया दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना। फिर देखिएगा बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। क्या है, चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न
उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे दोस्तों क्या है, कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन और अभिग्रहण, ठीक है फिर से देखिएगा, कह रहा है कि उपर्युक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन और अभिग्रहण और विविक्ति भवन यानी कि सिक्वेस्ट्रेशन के लिए प्रायः विचार और चर्चा में लाई जाती है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। सभी 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर दोस्तों उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि उपर्युक्त गतिविधियों में से कितनी हमारी कार्बन और अभिग्रहण और विविक्ति भवन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए प्रायः विचार और चर्चा में लाई जाती। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। सभी 3 पॉइंट हमारे क्या दिए गए हैं दोस्तों, इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए दोस्तों व्याख्या देखिएगा क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि दोस्तों हमारा कार्बन विविक्ति भवन जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, कह रहा है कि कार्बन विविक्ति भवन जिसे हम कहेंगे सिक्वेस्ट्रेशन एक प्राकृतिक दोस्तों एवं कृत्रिम दोनों प्रक्रिया है जिसके द्वारा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी के वायुमंडल से अवशोषित कर लिया जाता एवं पुनः तरल या ठोस रूप में दोस्तों संग्रहित किया जाता। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि कार्बन विविक्ति भवन यानी कि दोस्तों सिक्वेस्ट्रेशन एक प्राकृतिक क्या है एवं कृत्रिम दोनों प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी के वायुमंडल से अवशोषित कर लिया जाता है एवं पुनः तरल या ठोस रूप में संग्रहित किया क्या है दोस्तों जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ग्राउंड बेसाल्ट यानी कि बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल का उपयोग शुरुआती 30 के दशक से खनिज उर्वरक के रूप में किया जाता रहा। ग्राउंड बेसाल्ट वातावरण और मृदा के क्षेत्रों से क्या है, छिद्रों से CO2 को कैप्चर करता है जिससे मृदा का pH बढ़ता तथा यह प्रक्रिया महासागरीय अम्लीकरण को कम करती। अतः स्पंदन दर के आधार पर 1 टन बेसाल्ट दोस्तों 0.153 से 0.165 टन CO2 ग्रहण करता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि ग्राउंड बेसाल्ट जिसे हम कहेंगे बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल का उपयोग शुरुआती 30 के दशक से खनिज उर्वरक के रूप में किया जाता रहा। ग्राउंड बेसाल्ट वातावरण और मृदा के छिद्रों से CO2 को कैप्चर करता है जिससे मृदा का pH बढ़ता तथा यह प्रक्रिया महासागरीय अम्लीकरण को कम करती है। अतः स्पंदन दर के आधार पर 1 टन बेसाल्ट दोस्तों यानी कि 0.153 से 0.165 टन CO2 ग्रहण करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, इस प्रश्न के आगे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी हम ध्यानपूर्वक कवर कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। सारे पॉइंट हमारे इस प्रश्न से संबंधित जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं जो पॉइंट हमारे दिए गए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए देखेंगे दोस्तों क्या क्या पॉइंट हमारे दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए पढ़ेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि कृषि उर्वरक में डाला गया दोस्तों ग्राउंड बेसाल्ट, कह रहा है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है, मृदा का pH बढ़ाता, महासागरीय अम्लीकरण कम होता है तथा मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लौह एवं फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आपूर्ति करता। अतः कथन 1 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि कृषि उर्वरक में डाला गया दोस्तों ग्राउंड बेसाल्ट वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शोषित करता है, मृदा का pH बढ़ाता है, महासागरीय अम्लीकरण कम होता है तथा मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लौह एवं फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। अतः कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, महासागर प्रतिवर्ष दोस्तों मानवीय गतिविधियों के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 25% अवशोषित करते हैं। फिर देखिएगा, महासागर दोस्तों यानी कि ओशियंस हमारे प्रतिवर्ष मानवीय गतिविधियों के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 25% दोस्तों यानी कि 1/4 हमारा क्या करते दोस्तों, अवशोषित करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे, ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए क्या कह रहे हैं हमारे आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि ध्रुवीय क्षेत्र अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते जाएंगे जो संभवतः समुद्र की रासायनिकी को प्रवर्तित कर इसे और अधिक अम्लीय बना देगा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते जाएंगे जो संभवतः समुद्र की रासायनिकी को परिवर्तित कर इसे और अधिक अम्लीय बना देगा। फिर देखिएगा, ध्रुवीय क्षेत्र अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते जाएंगे जो संभवतः दोस्तों समुद्र की रासायनिकी को परिवर्तित कर इसे और अधिक अम्लीय बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि चूंकि कार्बन महासागरों को अम्लीय बनाता है, महासागरों की बढ़ती क्षारीयता कार्बन प्रच्छादन में मदद करेगी। अतः सेकंड पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, चूंकि कार्बन हमारा महासागरों को अम्लीय बनाता है, महासागरों की बढ़ती क्षारीयता कार्बन प्रच्छादन में मदद करेगी। अतः पॉइंट सेकंड भी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, आगे के पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे के पॉइंट भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। कह रहा है कि
कार्बन अभिग्रहण दोस्तों और क्या है विविक्ति भवन गतिविधियों में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को पहले औद्योगिक उत्सर्जन में निहित अन्य गैसों से अलग किया जाता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि कार्बन अभिग्रहण और विविक्ति भवन गतिविधियों में कार्बन डाइऑक्साइड को पहले औद्योगिक उत्सर्जन में निहित अन्य गैसों से अलग किया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इसके बाद इसे संपीड़ित किया जाता एवं एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता जो दीर्घकालिक भंडारण के लिए वातावरण से अलग होता है। ठीक है, कह रहा है कि इसके बाद इसे संपीड़ित किया जाता एवं एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता जो दीर्घकालिक भंडारण के लिए वातावरण से अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, देखिएगा उपयुक्त भंडारण स्थानों में भूगर्भिक संरचनाएं जैसे कि दोस्तों परित्यक्त भूमिगत खाने, तलछटी चट्टाने जिनके छिद्र स्थान घुलित लवणों की उच्च सांद्रता वाले जल से संतृप्त होते हैं, अनुपयोगी तेलें एवं गैस कुएं या गहरे समुद्र आदि शामिल हो सकते हैं। अतः कथन 3 भी क्या है दोस्तों, हमारा सी पॉइंट भी बिल्कुल सही दिया गया है। फिर देखिएगा, उपयुक्त भंडारण स्थानों में भूगर्भिक संरचनाएं जैसे कि दोस्तों परित्यक्त भूमिगत खाने, तलछटी चट्टाने जिनके छिद्र स्थान घुलित लवणों की उच्च सांद्रता वाले जल से संतृप्त होते हैं, अनुपयोगी तेल एवं गैस कुएं या गहरे समुद्र आदि शामिल हो सकती है। तत् कथन क्या है दोस्तों, पॉइंट सी भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, उपयुक्त भंडारण स्थानों में भूगर्भिक संरचनाएं जैसे कि दोस्तों परित्यक्त भूमिगत खाने, तलछटी चट्टाने जिनके छिद्र स्थान घुलित लवणों की उच्च सांद्रता वाले जल से संतृप्त होते हैं, अनुपयोगी तेल एवं गैस कुएं या गहरे समुद्र आदि शामिल हो सकते हैं। अतः ऑप्शन सी भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम देखेंगे 2022 में पूछे गए प्रश्न को। ठीक है, हम दोस्तों क्या देख रहे थे, टॉपिक हमारा चल रहा था अन्य नवीन प्रौद्योगिकियां। ठीक है, यानी कि क्या है दोस्तों, अन्य नवीन प्रौद्योगिकियों से संबंधित हम प्रश्न देख रहे थे। ठीक है, अदर न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए 2022 में पूछे गए प्रश्न को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों हमारा क्या है, क्या है दोस्तों, कह रहा है हमारा परासूक्ष्म कण यानी कि नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। क्या है, देखिएगा, परासूक्ष्म कण यानी कि नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री यानी कि कॉस्मेटिक्स के निर्माण में क्या है दोस्तों, काम आते। तीसरा पॉइंट कि कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए क्या है दोस्तों, असुरक्षित हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एक बार और इस प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि परासूक्ष्म कण यानी कि नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में क्या है दोस्तों, अस्तित्व में नहीं है। फिर देखिएगा, परासूक्ष्म कण यानी कि नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते मनुष्यों के लिए असुरक्षित होते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो सही पॉइंट दिया गया है दोस्तों वह है हमारा सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, देखिएगा फिर से, कह रहा है कि परासूक्ष्म कण मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है, तो यह पॉइंट दोस्तों क्या है, हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, जबकि सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया। और जो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते मनुष्यों के लिए क्या है दोस्तों, असुरक्षित है, तो यह पॉइंट भी हमारा सही दिया गया है। यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट सही है, फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों मार्क करेंगे वह है ऑप्शन डी। यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि परासूक्ष्म कण जिसे हम क्या कहेंगे, नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है परासूक्ष्म कण जिसे हम कहेंगे नैनो पार्टिकल्स पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से बड़ी मात्रा में पाए जाते, ये प्रकृति में मौजूद और मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भी निर्मित होते। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि परासूक्ष्म कण जिसे हम कहेंगे नैनो पार्टिकल्स पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से बड़ी मात्रा में पाए जाते, ये प्रकृति में मौजूद और मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भी निर्मित होते। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की कुछ आगे भी व्याख्या दी गई है, उसको भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि प्रसाधन उद्योग द्वारा सौंदर्य प्रसाधन, सनस्क्रीन, एंटी एजिंग क्रीम, मॉइस्चराइजर और परफ्यूम में सक्रिय घटकों के उचित प्रदर्शन तथा जैव उपलब्धता के लिए नैनो कणों को विकसित कर नैनो तकनीक का लाभ लिया जा रहा है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रसाधन उद्योग द्वारा दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन, सनस्क्रीन, एंटी एजिंग क्रीम, मॉइस्चराइजर और परफ्यूम में दोस्तों सक्रिय घटकों के उचित प्रदर्शन तथा जैव उपलब्धता के लिए नैनो कणों को विकसित कर नैनो तकनीक का लाभ लिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि सौंदर्य
प्रसाधन विभिन्न प्रकार के धातु एवं धातु ऑक्साइड नैनो कणों दोस्तों, जैसे हमारा क्या है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स एवं दोस्तों टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स और कार्बन आधारित का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। फिर देखिएगा सौंदर्य प्रसाधन विभिन्न प्रकार के धातु एवं धातु ऑक्साइड नैनो कणों, जैसे दोस्तों सिल्वर नैनो पार्टिकल्स जिसे हम कहेंगे AgNPS, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जिसे कहेंगे AuNPS एवं टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल TiO2NPS, जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स ZnONPS, आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल Fe2O3NPS और कार्बन आधारित NPS 16 से 18 का उपयोग करके दोस्तों तैयार किए जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी कि TiO2, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO जैसे नैनो कणों का अत्यधिक उपयोग किया जाता क्योंकि ये नैनो कण गैर तैलीय होते हैं और आसानी से दोस्तों अवशोषित हो जाते हैं। फिर देखिएगा कह रहा है हमारा ध्यानपूर्वक देखें कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोस्तों TiO2, जिंक ऑक्साइड ZnO जैसे नैनो कणों का अत्यधिक उपयोग किया जाता क्योंकि ये नैनो कण गैर तैलीय होते हैं और आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोस्तों TiO2 अनिवार्य रूप से UV फिल्टर यानी कि UVA और UVB फिल्टर है, इसलिए व्यापक रूप से सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर में भी इसका उपयोग किया जाता। अतः कथन सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कह रहा है कि TiO2 अनिवार्य रूप से दोस्तों क्या है UV फिल्टर यानी कि UVA और UVB फिल्टर है, इसलिए व्यापक रूप से दोस्तों सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अतः कथन सेकंड भी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अधिकांश नैनो कणों से निपटने में सक्षम है। हालांकि कुछ नैनो कणों दोस्तों जो मानवीय गतिविधियों जैसे तंबाकू, धूम्रपान और अग्नि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, फेफड़ों की क्षति के कारण होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। अतः कथन 3 भी हमारा सही है। फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अधिकांश नैनो कणों से निपटने में सक्षम है। हालांकि कुछ नैनो कण जो मानवीय गतिविधियों जैसे तंबाकू, धूम्रपान और अग्नि के परिणाम स्वरूप क्या है उत्पन्न होते हैं, फेफड़ों की क्षति के कारण होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। अतः कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा 2022 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है। कह रहा है नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पढ़ेंगे फिर से देखिएगा। कह रहा है कि नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि वे भौतिक परिसंपत्तियों के क्या हैं अंकीय निरूपण यानी कि डिजिटल हमारे क्या है रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। फिर देखिएगा वे दोस्तों क्या है भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण यानी कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। क्या है, फिर देखिएगा वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में क्या है दोस्तों विद्यमान है। थर्ड पॉइंट देखिएगा कि उनका दोस्तों तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो हम लोग बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में जो कथन सही है वह है दोस्तों हमारे फर्स्ट और सेकंड कि वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण यानी कि क्या है हमारे डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। ठीक है, यानी पहला कथन बिल्कुल सही है कि वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण यानी कि दोस्तों डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में गलत दिया गया है। फिर देखिएगा कि वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण यानी कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। थर्ड पॉइंट गलत है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो ऑप्शन ए हम फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की दोस्तों व्याख्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कोई भी चीज जिसे डिजिटल रूप में बदला जा सकता है वह क्या है दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन्स। क्या है, कोई भी चीज जिसे दोस्तों डिजिटल रूप में बदला जा सकता है वह क्या है दोस्तों, याद रखें हमारे नॉन फंजिबल टोकन्स हैं। ठीक है, कह रहा है कि ड्राइंग, फोटो, वीडियो, GIF, संगीत, इन गेम आइटम, सेल्फी और यहां तक कि एक ट्वीट, सब कुछ दोस्तों क्या है एक NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स में बदला जा सकता
जिससे बाद में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके ऑनलाइन कारोबार किया जा सकता है। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि ड्राइंग, फोटो, वीडियो, जीआईएफ, संगीत, इन गेम आइटम, सेल्फी और यहाँ तक कि एक ट्वीट, सब कुछ दोस्तों एक एनएफटी में बदला जा सकता है, नॉन फंजिबल टोकन्स में, जिसे बाद में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके ऑनलाइन कारोबार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी डिजिटल संपत्ति को दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन्स में परिवर्तित करता है तो उसे ब्लॉकचेन द्वारा संचालित स्वामित्व का प्रमाण मिलेगा। फिर देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपनी डिजिटल संपत्ति को नॉन फंजिबल टोकन्स में परिवर्तित करता है तो उसे ब्लॉकचेन द्वारा संचालित स्वामित्व का प्रमाण मिलेगा। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड हमारे क्या है दोस्तों, सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ दोस्तों ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू दोस्तों सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और दोस्तों आईएएस प्रीलिम्स की दृष्टि से भी ये प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए पीवाईक्यू दोस्तों देखते चलिए, ठीक है। यूपीएससी में दोस्तों प्रश्न नहीं रिपीट करते, लेकिन दोस्तों प्रश्नों के फैक्ट जरूर रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों की व्याख्या आप लोग देखते चलें, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की व्याख्या की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे की प्रश्न की व्याख्या हमारी क्या कह रही है। सारे प्रश्नों की व्याख्या को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे, क्योंकि दोस्तों फैक्ट हमारे यूपीएससी में रिपीट कर जाते हैं। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ और पॉइंट दिए गए हैं हमारे नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में, देखेंगे। कह रहा है कि नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज, जिसका अर्थ है दोस्तों कि एक एनएफटी का मूल्य दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। फिर देखिएगा, एनएफटीज जिसे हम कहेंगे नॉन फंजिबल टोकन्स, जिसका अर्थ है दोस्तों कि एक एनएफटी का मूल्य दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि नॉन फंजिबल का अर्थ है कि एनएफटी दोस्तों परस्पर क्या है, विनिमेय नहीं है, ठीक है। फिर देखिएगा, नॉन फंजिबल का अर्थ है दोस्तों कि एनएफटी परस्पर विनिमेय नहीं है। प्रत्येक एनएफटी की दोस्तों यूनिक क्या है, पहचान होती है, जो इसे नॉन फंजिबल और अद्वितीय बनाती है। अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों कि नॉन फंजिबल का अर्थ है कि एनएफटी हमारा परस्पर क्या है दोस्तों, विनिमेय नहीं है, ठीक है। प्रत्येक एनएफटी की यूनिक पहचान होती जो इसे दोस्तों नॉन फंजिबल और अद्वितीय बनाती है। अतः कथन 3 हमारा बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, हमारा 2022 में जो हमारा पूछा गया प्रश्न है, यानी कि ठीक है 2022 में जो पूछा गया प्रश्न है, तीसरे पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक, देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए दोस्तों 2022 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। चलिए देखिए, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में दोस्तों क्या है, हमारा जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों हमारा क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कि कोरल रीफ्स की बहाली। फिर देखिएगा, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में दोस्तों जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, तो याद रखिए दोस्तों क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कि कोरल रीफ्स की बहाली में, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी कि दोस्तों हमारा क्या है, बायोरॉक यानी कि टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कि कोरल रीफ्स की बहाली। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या भी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक व्याख्या भी पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इस संदर्भ में पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि बायोरॉक इस्पात संरचनाओं पर निर्मित समुद्री जल में विलेय खनिजों के विद्युत संचय से बनने वाला पदार्थ है। इन इस्पात संरचनाओं को समुद्र के तल पर उतारा जाता और सौर पैनलों की सहायता से इनको ऊर्जा प्रदान की जाती, जो समुद्र की सतह पर क्या दोस्तों तैरते रहते हैं। फिर देखिएगा, बायोरॉक हमारा क्या है, इस्पात संरचनाओं पर निर्मित दोस्तों समुद्री जल में विलेय खनिजों के विद्युत संचय से बनने वाला विलेय पदार्थ है, ठीक है। इन इस्पात संरचनाओं को समुद्र के तल पर उतारा जाता और सौर पैनलों की सहायता से इनको ऊर्जा प्रदान की जाती, जो समुद्र की सतह पर दोस्तों क्या है, हमारे तैरते रहते। फिर देखिएगा, बायोरॉक दोस्तों इस्पात संरचनाओं पर निर्मित समुद्री जल में विलेय खनिजों के विद्युत संचयन से बनने वाला पदार्थ। इन इस्पात संरचनाओं को समुद्र जल के तल पर उतारा जाता और सौर पैनलों की सहायता से इनको ऊर्जा प्रदान की जाती, जो समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि यह प्रौद्योगिकी हमारी पानी में इलेक्ट्रोड के माध्यम से विद्युत की एक छोटी मात्रा को प्रवाहित करने का काम करती है। फिर देखिएगा, यह प्रौद्योगिकी पानी में इलेक्ट्रोड के माध्यम से विद्युत
की एक छोटी मात्रा को प्रवाहित करने का काम करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि जब एक धनावेशित एनोड और ऋणावेशित कैथोड को समुद्र के तल पर रखकर उनके बीच विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन आपस में संयोजन करते, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कोरल लार्वा कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में तेजी से बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, जब एक धनावेशित एनोड और ऋणावेशित कैथोड को समुद्र के तल पर रखकर उनके बीच विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन आपस में संयोजन करते हैं, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता कोरल लार्वा कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में तेजी से बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। देखेंगे चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों आरोग्य सेतु, दूसरा कह रहा है कोविन, तीसरा कह रहा है डिजी लॉकर, चौथा कह रहा है दीक्षा। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही पॉइंट इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आरोग्य सेतु, ठीक है, दूसरा कह रहा है कोविन, तीसरा कह रहा है डिजी लॉकर, चौथा कह रहा है दीक्षा। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से हमारे ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि इस आरोग्य सेतु की प्रमुख खासियत पारदर्शिता, निजता तथा सुरक्षा रही है और भारत की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नीति की तर्ज पर आरोग्य सेतु के सोर्स कोड को अब सार्वजनिक कर दिया गया है। फिर देखिएगा, इस आरोग्य सेतु की प्रमुख खासियत पारदर्शिता, निजता तथा सुरक्षा रही है और भारत की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नीति की तर्ज पर आरोग्य सेतु के सोर्स कोड को अब सार्वजनिक कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कोविन प्लेटफॉर्म को दोस्तों ओपन सोर्स बनाया जा रहा है जो सभी लोगों और देशों के लिए उपलब्ध है। फिर देखिएगा, कोविन प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाया जा रहा जो सभी लोगों और देशों के लिए उपलब्ध है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या पॉइंट हमारे आगे इस प्रश्न के दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। व्याख्या सारे प्रश्नों की इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्याख्या आप सारे प्रश्नों की ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। चलिए दीक्षा पोर्टल के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दीक्षा हमारा स्कूली शिक्षा के लिए क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक पहल है। फिर देखिएगा, दीक्षा हमारा क्या है, स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक पहल है। फिर देखिएगा, दीक्षा हमारा स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की क्या है दोस्तों, एक पहल है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ध्यानपूर्वक। देखें, कह रहा है हमारा कि दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध। यह शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह शिक्षकों को कक्षा संसाधनों, मूल्यांकन, सहायता, समाचार और घोषणाओं, शिक्षक समुदाय आदि में प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंच बनाने में दोस्तों क्या है, हमारा सक्षम बनाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए पढ़ेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों कि दीक्षा पोर्टल हमारा क्या कह रहा है, 5 सितंबर 2017 को, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है। यह शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म। यह शिक्षकों को कक्षा संसाधनों, मूल्यांकन, सहायता, समाचार और घोषणाओं, शिक्षक समुदाय आदि में प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, आगे के पॉइंट हमारे ध्यानपूर्वक देखते रहें, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट हमारे। ठीक है, चलिए देखते रहें क्या कह रहा है आगे के पॉइंट। ठीक है, कह रहा है यह शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए क्या है, एक मुख्य डिजिटल तंत्र है। क्या है, यह शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य डिजिटल तंत्र है। कह रहा है कि यह छात्रों को पाठ्यपुस्तक QR कोड को स्कैन करके अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए, फिर से पढ़िए क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि यह शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य डिजिटल तंत्र है। यह छात्रों को पाठ्यपुस्तक QR कोड को स्कैन करके अपने अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता। नई शिक्षा नीति NEP को दोस्तों 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिक्षा प्रणाली के लिए परिवर्तन में योगदान देने वाले विभिन्न सुधारों की शुरुआत की। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए,
कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखेंगे कि नई शिक्षा नीति को 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन में योगदान देने वाले विभिन्न सुधारों की शुरुआत की। लॉन्च के दौरान पीएम ने यह भी कहा कि दीक्षा पोर्टल, जो कि सरकार का ई लर्निंग पोर्टल है, दीक्षा को दोस्तों सनबर्ड ईडी का उपयोग करके बनाया गया, जो पूरी तरह कार्यात्मक समाधान बिल्डिंग ब्लॉक है, जो MIT लाइसेंस के तहत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध और सनबर्ड का हिस्सा है, जो मेड इन इंडिया मेड फॉर दी वर्ल्ड डिजिटल पब्लिक गुड है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि लॉन्च के दौरान पीएम ने यह भी कहा कि दीक्षा पोर्टल, जो कि सरकार का ई लर्निंग पोर्टल है, दीक्षा को सनबर्ड ईडी का उपयोग करके बनाया गया, जो पूरी तरह कार्यात्मक समाधान बिल्डिंग ब्लॉक है, जो MIT लाइसेंस के तहत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध और सनबर्ड का हिस्सा, जो मेड इन इंडिया मेड फॉर दी वर्ल्ड डिजिटल पब्लिक गुड है। ठीक है, चलिए आगे भी एक पॉइंट दिया गया है, उसको भी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप देखेंगे दीक्षा पोर्टल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। डिजी लॉकर, यह भी पूछा गया प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले भी इस प्रश्न के बारे में, पहले भी डिजी लॉकर के बारे में भी पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण पहल। भारत सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत को, क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत को डिजिटल रूप से दोस्तों सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। कागज रहित शासन के विचार पर लक्षित डिजी लॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिए एक मंच है। इस प्रकार यह भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त करता है। ठीक है, फिर देखिएगा। कह रहा है कि डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। कागज रहित शासन के विचार पर लक्षित डिजी लॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिए एक मंच है। इस प्रकार यह भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त करता है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। कागज रहित शासन के विचार पर लक्षित डिजी लॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिए एक मंच है। इस प्रकार यह भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त करता है। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2020 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, 2020 में पूछा गया प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई वेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे दोस्तों ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को, देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि खेत में फसल पर पीड़कनाशी क्या है दोस्तों, छिड़कना। ठीक है, देखिएगा, खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। दूसरा, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। तीसरा कह रहा है कि DNA विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई वेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। ठीक है, कह रहा है तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। दूसरा पॉइंट कि सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। तीसरा पॉइंट कि DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई वेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। ठीक है, कह रहा है कि तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता। तो ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस संदर्भ में दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या भी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। व्याख्या इस प्रश्न की क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिएगा, इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, देखेंगे दोस्तों। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा ड्रोन क्या होते हैं, छोटे आकार के मानव रहित विमान होते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा ड्रोन क्या होते हैं, छोटे आकार के मानव रहित विमान, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसे रिमोट के माध्यम से संचालित तथा नियंत्रित किया जाता। हाल ही में दोस्तों हैदराबाद के किसानों द्वारा अपने खेतों में मक्का और अरहर की फसलों को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़काव हेतु ड्रोन का प्रयोग किया गया। वहीं वैज्ञानिकों द्वारा दोस्तों कोस्टारिका के सांजोस के निकट सक्रिय ज्वालामुखी के अध्ययन हेतु ड्रोन का प्रयोग किया गया। नवंबर 2019 में अलास्का के पेरेल जलडमरू मध्य में स्नोबेट परियोजना के अंतर्गत व्हेल मछली के स्वास्थ्य अध्ययन के लिए श्वास के नमूने व इमेज प्राप्त करने हेतु ड्रोन का प्रयोग किया गया। इस प्रकार विकल्प डी हमारा क्या है दोस्तों, सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा, कह रहा हमारा दोस्तों ड्रोन क्या होते हैं, छोटे आकार के मानव रहित विमान, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं। इसे दोस्तों रिमोट के माध्यम से संचालित तथा नियंत्रित किया जाता है। हाल ही में हैदराबाद के किसानों द्वारा अपने खेतों में
मक्का और अरहर की फसलों को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़काव हेतु ड्रोन का प्रयोग किया गया। वहीं दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा कोस्टारिका के सांजोस के निकट सक्रिय ज्वालामुखी के अध्ययन हेतु ड्रोन का प्रयोग किया गया। नवंबर 2019 में अलास्का के पेरिल जलडमरू मध्य में स्नोबोट परियोजना के अंतर्गत व्हेल मछली के स्वास्थ्य अध्ययन के लिए श्वास के नमूने व इमेज प्राप्त करने हेतु ड्रोन का प्रयोग किया गया। इस प्रकार विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2020 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। फिर देखिएगा, कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि औद्योगिक इकाइयों में दोस्तों विद्युत की खपत कम करना। ठीक है, फिर कह रहा है कि सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना। तीसरा कह रहा है रोगों का निदान। चौथा कह रहा है क्या है दोस्तों हमारा टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन। और पांचवा कह रहा है विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि पांचों ही पॉइंट हमारे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दिए गए इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट की सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है रोगों का निदान, यह भी पॉइंट सही है। चौथा कह रहा है टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन और विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, तो यह भी पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। फिर देखिएगा कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। दूसरा कि सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना। तीसरा कह रहा है रोगों का निदान। चौथा कह रहा है टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन और पांचवा कह रहा है विद्युत का ऊर्जा का बेतार संचरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी हम लोग बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। इंपॉर्टेंट है, व्याख्या भी इस प्रश्न की हम पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों क्या है हमारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर द्वारा इंसानों की तरह व्यवहार किए जाने की धारणा पर आधारित है। फिर देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर द्वारा इंसानों की तरह व्यवहार किए जाने की धारणा पर आधारित। इसके जनक दोस्तों कौन है, जॉन मैकार्थी हैं। फिर देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जो कंप्यूटर द्वारा इंसानों की तरह व्यवहार किए जाने की धारणा पर आधारित। इसके जनक दोस्तों जॉन मैकार्थी या मशीनों को सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है। फिर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर द्वारा इंसानों की तरह व्यवहार किए जाने की धारणा पर आधारित है। इसके जनक दोस्तों जॉन मैकार्थी हैं। या मशीनों को सोचने, ठीक है, या मशीनों की सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी क्या है दोस्तों संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों प्रतिक्रिया यानी कि दोस्तों प्योरली रिएक्टिव, सीमित स्मृति यानी कि लिमिटेड मेमोरी, मस्तिष्क सिद्धांत यानी कि ब्रेन थ्योरी एवं दोस्तों आत्मचेतन यानी कि सेल्फ कॉन्शियस जैसी अवधारणाओं पर कार्य करता है। फिर देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों हमारा क्या है, प्रतिक्रिया यानी कि दोस्तों प्योरली रिएक्टिव, सीमित स्मृति यानी कि लिमिटेड मेमोरी, मस्तिष्क सिद्धांत यानी कि ब्रेन थ्योरी एवं दोस्तों आत्मचेतन यानी कि सेल्फ कॉन्शियस जैसी अवधारणाओं पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसका उपयोग दोस्तों औद्योगिक इकाइयों में विद्युत खपत क्या है दोस्तों कम करने। फिर देखिएगा, इसका उपयोग दोस्तों औद्योगिक इकाइयों में विद्युत खपत कम करने, सार्थक लघु कहानियों व गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा के बेतार संचरण आदि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा सकता। हालांकि ऊर्जा के बेतार संचरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग अभी आरंभिक चरण में ही है। अतः विकल्प फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमारे सही हैं। फिर देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिक्रिया, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत एवं आत्मचेतन जैसी अवधारणाओं पर कार्य करता। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसका उपयोग औद्योगिक इकाइयों में विद्युत खपत कम करने, सार्थक लघु कहानियों व गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन तथा विद्युत ऊर्जा के बेतार संचरण आदि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा सकता। कह रहा दोस्तों हमारा कि क्या है, हालांकि ऊर्जा के बेतार संचरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग अभी आरंभिक चरण में ही है। अतः विकल्प फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमारे सही हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में उपर्युक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी माना गया था। यानी कि दोस्तों हमारा
संघ लोक सेवा आयोग ने ऑप्शन बी को राइट माना था, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को हमारे यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सही माना गया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे 2020 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी कि ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर से देखिएगा, कह रहा है कि ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है हमारा कि यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षक कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। फिर देखिएगा, कह रहा है कि यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षक कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। फिर देखिएगा, यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षक कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ेंगे कि यह एक दोस्तों सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षक कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। इस पॉइंट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में याद रखिएगा। चलिए आगे भी इस प्रश्न के जो पॉइंट दिए गए हैं उसको भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है आगे, इस प्रश्न के क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चलिए देखेंगे दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फिर देखिएगा कि ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता, अतः हमारा कथन 3 भी बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि ब्लॉकचेन तकनीकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसे दोस्तों बिटकॉइन नामक मुद्रा का संचालन होता है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि ब्लॉकचेन तकनीकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे बिटकॉइन नामक मुद्रा का संचालन होता। कह रहा है यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है जिसमें दोस्तों प्रत्येक लेन देन अथवा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता। इस सार्वजनिक खाते का हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु इसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता, अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि ब्लॉकचेन तकनीकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसे दोस्तों बिटकॉइन नामक मुद्रा का संचालन होता है। ठीक है, यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है जिसमें दोस्तों प्रत्येक लेन देन अथवा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इस सार्वजनिक खाते का हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु इसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता, अतः कथन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की नहीं बल्कि बैंकिंग, आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि क्षेत्रों में भी किया जा सकता, अतः कथन सेकंड हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग क्रिप्टो करेंसी ही नहीं बल्कि दोस्तों बैंकिंग, आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि क्षेत्रों में भी किया जा सकता, अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, हालांकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कोई अनुप्रयोग विकसित करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति लेनी होती है, परंतु इस प्रौद्योगिकी के उपयोग के अन्य सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की अनुमति की कोई अनिवार्यता नहीं है, अतः कथन थर्ड हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि ब्लॉकचेन के आधारभूत क्या है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि हालांकि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कोई अनुप्रयोग विकसित करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति लेनी होती है, परंतु इस प्रौद्योगिकी के उपयोग के अन्य सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की अनुमति की कोई अनिवार्यता नहीं है, अतः कथन 3 भी हमारा क्या है दोस्तों, सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग दोस्तों पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमंजनी पंपों के लिए नहीं। ठीक है, फिर देखिएगा कि सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमंजनी पंपों के लिए नहीं, तो यह पॉइंट दोस्तों गलत है। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। ठीक है, तो इस संदर्भ में कह रहा है कौन से कथन हमारे सही हैं, तो दोनों ही कथन हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों एक सौर जल पंप प्रणाली अनिवार्यता एक विद्युत पंप प्रणाली है जिसमें विद्युत एक अथवा अनेक फोटोवोल्टेइक पैनलों के माध्यम से पहुंचाई जाती है। एक सामान्य सौर ऊर्जा चलित पंप प्रणाली में एक सौर पैनल होता है जो कि एक विद्युत मोटर को शक्ति प्रदान करता जो जल के नीचे रहने वाले पंप को शक्ति प्रदान करता। सोलर पंप मुख्यतः दोस्तों निम्न प्रकार के होते हैं, पहला है निमंजनी पंप, दूसरा है पृष्ठीय पंप, तीसरा है अपकेंद्री पंप, चौथा है पिस्टन पंप, पांचवा है हेलिकल रोटोर पंप और फिर दोस्तों लास्ट है हमारा डायाफ्राम पंप। ठीक है, फिर देखिएगा एक सौर जल
जल प्रणाली पंप प्रणाली अनिवार्यतः एक विद्युत पंप प्रणाली है जिसमें दोस्तों विद्युत एक अथवा अनेक फोटोवोल्टाइक पैनलों के माध्यम से पहुंचाई जाती है। एक सामान्य सौर ऊर्जा चलित पंप प्रणाली में एक सौर पैनल होता है जो कि एक विद्युत मोटर को शक्ति प्रदान करता है, जो जल के क्या है दोस्तों नीचे रहने वाले पंप को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, सोलर पंप मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है निमंजनी पंप, दूसरा है पृष्ठीय पंप, फिर है दोस्तों अपकेंद्री पंप, फिर है हमारा पिस्टन पंप, फिर है हेलिकल रोटोर पंप और फिर है दोस्तों हमारा डायाफ्राम पंप। ठीक है, चलिए आगे इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे 2018 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों 3 डायमेंशनल मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है हमारा कि 3 डायमेंशनल मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि मिष्टान की चीजें बनाने में, दूसरा कह रहा है जैव इलेक्ट्रॉनिकी कण के निर्माण में, तीसरा कह रहा है ऑटोमोटिव उद्योग में, चौथा कह रहा है कि पुनर्निर्माणकारी शल्य कर्म में और पांचवा कह रहा है दोस्तों दंत आदि डेटा संसाधन प्रौद्योगिकियों में। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। उपरोक्त दिए गए सभी क्षेत्रों में दोस्तों 3D मुद्रण का प्रयोग किया जाता है, अतः विकल्प डी हमारा सही है। फिर देखिएगा कह रहा है हमारा कि 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा मिष्टान की चीजें बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिकी कण के निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योग में, पुनर्निर्माणकारी शल्यक्रम में और डेटा दोस्तों संसाधन प्रौद्योगिकियों में। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या कह रहा है कि उपरोक्त दिए गए सभी क्षेत्रों में 3D मुद्रण का प्रयोग किया जाता है, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लगातार पढ़ते रहिए। हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। परीक्षाएं निकट हैं, इसलिए दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।